कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत भाग 2 इतिहास की पुस्तक में आपका स्वागत है। इतिहास हिस्ट्री हमारे अतीत भाग 2 क्लास 7 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक हैं और इसको हम पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, यह है NCERT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। सबसे पहले एक वाक्य यहाँ बता देता हूँ। NCERT का ध्येय वाक्य जिसे हम कहते हैं वो है विद्यया अमृतम अश्नुते। ये है इसका NCERT का ध्येय वाक्य। ध्यान दीजिएगा, इस पुस्तक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आमुख की थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, इसमें 2006 की पाठ्य चर्चा रूपरेखा की, फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की बात की गई है और ये सारी चीज़ें NCERT के संदर्भ में दी गई हैं। इसके पश्चात पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति दी गई है। ये आभार जो है वो भी हमें नहीं पढ़ना है। ये मानचित्र डाले गए हैं, उनकी जानकारियाँ दी गई हैं। अब हम विषय सूची पर चर्चा करेंगे। देखिए, विषय सूची पर चर्चा करें तो 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल अध्याय 1, नए राजा और उनके राज्य अध्याय 2, दिल्ली के सुल्तान अध्याय 3, मुगल साम्राज्य अध्याय 4, शासक और इमारतें 5, नगर व्यापारी और शिल्पी जीवन 6, जनजातियां खानाबदोश और जगह पर मतलब एक जगह बसे हुए समुदाय 8 है ईश्वर से अनुराग, 9 क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, 10 जो है 18वीं शताब्दी से नए राजनीतिक गठबंधन संगठन की बातें यहाँ पर होंगी। तो ध्यान दीजिएगा, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल हम करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले एक मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र में ये जो इलाका है जिसको आप अभी देख रहे हैं, ये है भारत का मानचित्र। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ये भारत का मानचित्र कैसे हो सकता है? तो ये भारत का मानचित्र है, पर इसमें ऊपर की तरफ जो है श्रीलंका दिखाया गया है, यानी एक बड़ा सा पोर्शन जो दिख रहा है यहाँ बीच में, उसको श्रीलंका बताया गया है और नीचे जो है भारत का दक्षिण भारत दिया गया है, जिसमें कन्याकुमारी वगैरह, तमिलनाडु करना, ये केरल वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो नीचे के स्टेट्स हैं ना वो ऊपर दिखाई गए हैं, यानी कि उल्टा मानचित्र है। और ये बनाया किसने, ये बड़ा मज़ेदार है। ध्यान दीजिएगा, 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी, भूगोलवेत्ता कौन थे? अल इद्रिसी। नाम क्या है? अल इद्रिसी। और 12वीं सदी का मतलब है कि 1154 में इन्होंने बनाया था। देखिए, यहाँ इनका जिक्र भी हुआ है, 1154 में इन्होंने बनाया था। और मानचित्र 1 जो है ये अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी ने 1154 में 12वीं शताब्दी में बनाया था। और ये अकेले भारत का नहीं बनाया था, उन्होंने पूरी दुनिया का बनाया और पूरी दुनिया के साथ में भारत का भी बना दिया। यानी कि अल इद्रिसी के द्वारा बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा भारतीय उपमहाद्वीप 20 में दिखाया गया है। मानचित्र 1 तो 1154 में यानी 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। एक मानचित्र 2 भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है मानचित्र 2, ये 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। और 18वीं शताब्दी में बनाया किसने? बनाया है ग्लिबोम द लिस्ले, ग्लिबोम द लिस्ले। यहाँ पर ये ग्लिबोम द लिस्ले ने बनाया था। अब देखिए, मानचित्रकार होता कौन है? इस मानचित्रकार ने बनाया, ऐसे करके कह रहे हैं। तो मानचित्र, एक व्यक्ति जो मानचित्र बनाता है उसको मानचित्रकार कहते हैं। दूसरा जो बनाया था 18वीं शताब्दी में, 1720 में बनाया था, 1154 में यानी 12वीं शताब्दी में, फिर 18वीं शताब्दी में। 18वीं से 12वीं के बीच में 18 - 12 करें तो 6, तो यानी 600 साल का अंतर यहाँ पर लगभग है, लगभग 600 साल का मान सकते हैं। एग्जैक्ट निकालना चाहे तो 1720 में से 1154 घटा लें। पहले मानचित्र और द्वितीय मानचित्र यानी दूसरे मानचित्र के बीच का अंतर आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएगा। तो मानचित्र 1 1154 में भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी ने बनाया। मानचित्र 2 जो है मानचित्रकार ग्लिबोम द लिस्ले ने 1720 में बनाया था। इन दोनों मानचित्र में एक ही इलाके को, एक ही क्षेत्र को दिखाया गया है, वो है भारतीय उपमहाद्वीप, मगर इन दोनों में काफ़ी अंतर हैं। अल इद्रिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहाँ आज का उत्तर भारत है। ठीक है, श्रीलंका द्वीप ऊपर की तरफ दिखेगा जैसे कि मैंने बताया, और जगहों के नाम अरबी में है। तो अल इद्रिसी खुद भी अरबी था तो उसके नाम अरबी में मिल जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसमें जो कुछ इलाके हैं, जैसे आज भी जिनको हम उसी नाम से जानते हैं, उस समय 1154 में अल इद्रिसी ने उसमें कुछ नाम डाले। जैसे उत्तर प्रदेश का एक कन्नौज शहर है, कन्नौज, तो उसमें कन्नौज जगह जो है कन्नौज ही दिखाई गई है। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 साल बाद बना। लगभग 600 का मतलब 12वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के बीच का अंतर। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में काफ़ी सूचनाएं बदल गई थी। लोग जो दूसरा नक्शा है उससे काफ़ी कनेक्ट कर पाएंगे।
दूसरे नक्शे से काफ़ी कनेक्ट कर पाएंगे। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारे में ब्यौरे देख करके आश्चर्य होता है। जो सेकंड मानचित्र जो गिलियम द लिस्ले ने बनाया था, एटलस नूमो का एटलस नूमो जो है उसके अनुसार ये बनाया था मानचित्र। और इस मानचित्र में जो हिस्से हैं उनको देख करके बड़ा आश्चर्य होता है कि इतने मतलब बारीकी के साथ मानचित्र बनाया है उसने ये। ठीक है, यूरोप के नाविक और व्यापारी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल करते थे, दूसरे वाले मानचित्र का, जिसके बारे में अध्याय 6 में विस्तार में पढ़ेंगे। लेकिन भीतरी इलाकों के बारे में इतनी जानकारी विस्तार से दी हुई है नहीं। मतलब बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। पहले में जब बनाया था उसमें विज्ञान के उपकरणों का प्रयोग नहीं होता था, एक व्यक्ति की समझ के आधारित मानचित्र बनता था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेज और नक्शों का लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनकी सूचनाओं में संदर्भों का काफ़ी बदल गया है अर्थ। मतलब भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान भी रखना जरूरी होता है। नई और पुरानी शब्दावली देखें। शब्दावली का मतलब टर्मिनोलॉजी। तो टर्मिनोलॉजी जो है ये बेहद महत्वपूर्ण है। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? समय के साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और इनके साथ क्या होता है, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है। तो ऐतिहासिक अभिलेख जो है कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। उदाहरण के लिए देखें तो मध्य युग की फारसी जो है संस्कृत के बहुत निकट थी, लेकिन आधुनिक फारसी भाषा जो है वो अलग है। मध्य युग की फारसी भाषा जो होती थी उसमें लिखने का जो लिपि होती थी वो भी संस्कृत की लिपि के बहुत निकट थी और वो बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी। लेकिन आज की फारसी की लिपि जो है दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती हैं। ये भिन्नता सिर्फ व्याकरण के स्तर पर नहीं आई, शब्द भंडार में नहीं आई है, शब्दों के अर्थ भी समय के साथ बदल गए हैं। उदाहरण के लिए अगर शब्द ले लें हम हिंदुस्तान, तो पुराने समय में हिंदुस्तान का मतलब केवल जो अर्थ होता था वो 13वीं शताब्दी में फारसी इतिहासकार मिनाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था पहली बार। तो उन्होंने पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच के इलाकों के लिए किया था। पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना इलाके तो बहुत छोटे से इलाके हो गए ना, बहुत छोटा सा इलाका है। लेकिन आज हिंदुस्तान का मतलब जो है पूरा भारत हो गया। ठीक है, तो ये अर्थ बदल गया। देख लो, एक छोटे से इलाके के लिए बात की गई थी, आज पूरा भारत हिंदुस्तान है। तो ये तो मतलब एकदम आश्चर्यजनक है कि नहीं। केवल पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के इलाकों के लिए मिनाज सिराज में जो इतिहासकार था उसने इस हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। ठीक, उसने उस राजनीतिक अर्थ में उस इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था। दिल्ली के जो सुल्तान के अधिकार में आते थे उसको ही सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस क्षेत्र के अंतर्गत और चीज और इलाके जुड़ते गए और इलाके जुड़ते गए और धीरे धीरे ये हिंदुस्तान जो है काफ़ी बड़ा होता गया। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि इस हिंदुस्तान शब्द के लिए जो इस्तेमाल में आते थे दिल्ली के अंतर्गत आने वाले इलाकों में, उसमें कभी भी दक्षिण भारत का समावेश नहीं हुआ था। लेकिन आज हम जब हिंदुस्तान शब्द का नाम लेते हैं दक्षिण भारत भी उसमें शामिल होता है। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके अगर विपरीत देखें तो 16वीं शताब्दी के आरंभ में, 16वीं शताब्दी के आरंभ में यानी 1500 से स्टार्टिंग जब हुई थी, उसके आसपास जब हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के लिए, पशु पक्षियों के लिए, यहाँ के निवासियों के लिए, सांस्कृतिक वर्णन के लिए एक आदमी ने किया, तो उसका नाम जब हम जानते हैं तो वो है बाबर, जिसने मुग़ल वंश की नींव डाली थी भारत में। ठीक है, ये आक्रांता थे बाहर से आए लुटेरे। और यहाँ ये प्रयोग जो है 14वीं शताब्दी के अभी कवि अमीर खुसरो के द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के कुछ समान था। तो अमीर खुसरो ने भी हिंद शब्द का प्रयोग किया है। बाबर जो आक्रांता था उसने भी इस भारत शब्द के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया है, भारत के लिए हिंदुस्तान। इसके अलावा अगर देखें तो बहुत सारे प्रयोग यहाँ पर मिलते हैं। जैसे मैं अगर बताऊँ तो हिंदुस्तान शब्द के राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे, लेकिन आज जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं उसमें राष्ट्रीय महत्व की चीज़ें जोड़ के बोलते हैं साथ में। आई होप आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। किसी भी शब्द का प्रयोग उसके इतिहासकारों को बहुत सावधान रहकर करना चाहिए। अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी शब्द ले लीजिए, तो विदेशी शब्द में
आज हम किसे कहते हैं जो भारतीय ना उसको विदेशी कहते हैं। मध्य युग में मानो किसी गांव का कोई भी अनजान व्यक्ति विदेशी कहलाता था, जो समाज या संस्कृति का अभिन्न अंग न हो विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी, फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसलिए नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या अलग अलग जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। विदेशी का मतलब परिचित हैं, वो धार्मिक उसमें या जातिगत तो कोई भेदभाव नहीं होता था। मतलब विदेशी शब्द के लिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। इतिहासकारों अनेक स्रोत देखिए, इतिहासकार और उनके स्रोत देखें तो इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं, उनकी खोज प्रकृति क्या है, इसे देखने के लिए अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों के हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा, ठीक। इस पुस्तक में मोटे तौर पर 700 से लेकर के 1750 तक की अवधि के लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय का नाम भी है 1000 वर्षों की पड़ताल। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें बहुत सी ऐसी चीजें मिलेंगी जो पिछले युग से वैसे ही चली आ रही हैं, ठीक है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य कला यानी भवन निर्माण कला आदि और लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। इनमें से कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न भी हैं। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्रियों की संख्या विविधता और आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे जो है कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज सस्ता होता गया, बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। धर्म ग्रंथों, शासकों के वृत्तांतों, संतों के लेखनों, उपदेशों, अर्जियों, अदालतों के दस्तावेजों, हिसाबों और करों के खातों आदि के प्रमाण मिलते हैं। धनी व्यक्ति, शासक, जन मठ और मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया जाते थे। धनी व्यक्ति, शासक, जन और मठ और मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे और इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों और अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों दस्तावेजों में इतिहासकार को बहुत सारी जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। उन दिनों छापेखाने होते नहीं थे, लिपिक या नकलविश हाथ से लिखता था और पांडुलिपि लिखने में क्या होता है कि छोटे बड़े फेर बदल जाते रहते हैं, उसकी कॉपी करने में कुछ चीज़ें बदल जाती है। अब हुआ ये कि जो ये पांडुलिपि लिखी गई उनमें भी समय के साथ महत्वपूर्ण अंतर आते गए। पांडुलिपियों की भी पांडुलिपियां बनी गई। पांडुलिपियों की प्रतिलिपि बनाने में कुछ अंतर आते थे। प्रतिलिपियों की भी धीरे धीरे प्रतिलिपि बनती गई और एक ही मूल स्रोत की बहुत सारी प्रतिलिपि बन गई। अब इतिहासकार अब जब उनको पढ़ते हैं तो सारी प्रतिलिपियों को पढ़ना पड़ता है। उसमें जो सेम चीज़ उनको मिलती है, जिनमें कोई बदलाव नहीं है, वो चीज़ को वो सच मान लेते हैं। अब सच मान लेना ये एक तरीके से अंदाज़ा लगाने जैसा है, ठीक है। इतिहासकार को एक ही ग्रंथ के विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं मूल वृत्तांत में कुछ चीज़ें संशोधित कर देता है। उदाहरण देके संशोधित करने का मतलब है कि उन्होंने पहले कोई पुस्तक लिखी और पुस्तक में ही सुधार करके दूसरी बार कोई नई पुस्तक लिखी। जैसे 14वीं शताब्दी के इतिहासकार हैं जियाउद्दीन बरनी। उसने अपना पहला वृत्तांत 1356 में, दूसरा वृत्तांत 1356 के 2 साल बाद 1358 में उन्होंने लिखा। इसने लिखा तो दोनों में अंतर है। अब देखिए 1971 तक 1356 में लिखा, 1358 में लिखा, 2 वृत्तांतों में से 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत यानी 1356 में जो लिखा गया वृत्तांत था उसकी जानकारी थी नहीं, 1971 तक नहीं मिली। क्यों? कहीं पुस्तकालयों में पढ़ा रहा, विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा रहा, लोगों को जानकारी मिली नहीं। 1358 वाले से ही काम चला रहे थे, ठीक। अब देखिए नए और सामाजिक राजनीतिक समूह देखें तो 700 से 1750 के बीच 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के लिए आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए, ठीक है। प्रौद्योगिकियाँ आई, हर तरह की प्रौद्योगिकियाँ देखिए यहाँ अलग अलग समय पर नई नई प्रौद्योगिकियाँ, जैसे सिंचाई में रहट का प्रयोग होने लगा, कताई के लिए चरखे का प्रयोग हुआ और युद्ध में आग्नेयास्त्र यानी बारूद और हथियार जैसे इस्तेमाल हुआ। इस उपमहाद्वीप में नई तरह के खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी। ध्यान में रखें कि तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियाँ और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार लेकर के यहाँ आए थे, ठीक है। जो बाहर से आए उन्होंने नए विचार यहाँ से उपजाए। सिंचाई में रहट, कताई में चरखे का, युद्ध में आग्नेयास्त्र बारूद वाले हथियारों का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी। आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकी और फसलें उन लोगों के साथ आई जो बाहर से आए थे। परिणाम स्वरूप ये काल आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संस्कृतियों में परिवर्तन का काल रहा, जिनके बारे में अध्याय 5, 6 और 7 में हम विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था।
अवसर की तलाश में लोग झुंड के झुंड दूर दूर की यात्राएं करते थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और धन अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थीं। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बड़ा, उनमें एक था राजपूत, जिनका नाम है राजपुत्र, राजा के पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के मध्य ये नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा या सामंत नहीं, वर्ग ही नहीं, बल्कि सेनापति, सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, यानी मुख्य रूप से लिपिकों और मुंशियों का करने वाली जाति जो है वो कायस्थ कहलाती है। लिपिक और मुंशी आदि समूहों में भी बड़ा। ठीक है, तो राजपूत, मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, इनका महत्व धीरे धीरे बढ़ने लगा। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई होती रहती, खेती का इलाका बढ़ता गया, परिवर्तन जो है बहुत तेजी से हुआ। और पर्यावरण और आवास, ठीक है, पर्यावास यानी कि पर्यावरण, वातावरण की बात हो रही है जिसमें सारी चीज़ें होती है। आवास, पर्यावास में परिवर्तन के कारण वनवासियों को मजबूरन होकर अपने स्थान छोड़ना पड़ा। पर्यावास का मतलब है पर्यावरण और वहाँ रहने वाले आवास यानी जीवन शैली और इससे बातें। पर्यावास का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वाले लोगों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से मतलब होता है पर्यावास। कुछ वनवासी जमीन की जुताई करने लगे, कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों, मंदिरों से प्रभावित होने लगे। बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे। स्थानीय मालिक वर्ग बेगार करनी पड़ती थी और परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे, कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी और आदि का काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, लोग जातियों और उपजातियों में विभाजित होने लगे और इन पृष्ठभूमियों में व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव, संसाधनों का नियंत्रण, इसके आधार पर दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई दर्जा। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियाँ स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी और इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की सभा करती थी और इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों में रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी सी इकाई भर होती थीं। अब क्षेत्र और साम्राज्य की बात करें तो ये ध्यान दीजिएगा, चोल के बारे में अध्याय 2 में, तुगलक अध्याय 3 में, मुगल अध्याय 4 में पढ़ेंगे। जैसे जैसे बड़े राज्यों के अंतर्गत सारे क्षेत्र आते जाते हैं तो दिल्ली के सुल्तान और गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा की संस्कृत प्रशस्ति। चोल के बारे में अध्याय 2 में पढ़ेंगे, तुगलक, मुगल और इनके बारे में तीसरे और चौथे में पढ़ लेंगे। बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287, 1266 से 1286 समझ लो 20 साल के, इनकी प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति है। प्रशस्ति उदाहरण के लिए अध्याय 2 देखिएगा तो उसमें मिलेगी। एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है इस गयासुद्दीन बलबन लुटेरे को, जो पूर्व में बंगाल, गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी गज्जन तक फैला था, जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत भी आ जाता था। गौड़, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि की भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग इसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे समझने की कोशिश भी लगे कि रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपना अधिकार का उल्लेख क्यों करते हैं। ठीक है, तो इतिहासकार तो ऐसा मानते हैं कि ये यूं ही बस बड़ा चढ़ा के लिखा गया, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। अब देखिए, मिस्र के सिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अबसर फी ममालिक अल अमसर के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, मिस्र का एक सिहाबुद्दीन उमरी है, तो सिहाबुद्दीन उमरी के द्वारा रचित मसालिक अल अबसर फी ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली के सल्तनत के अधीन आने वाले प्रांत कौन कौन से थे। तो उसके अनुसार सिहाबुद्दीन उमरी जो है उसने तुगलक जो था, मोहम्मद तुगलक, उस मोहम्मद तुगलक के क्षेत्र के अधीन आने वाले क्षेत्रों की बात करें तो उसमें एक तो सिविस्तान,
सिविस्तान, उच्छ, मुल्तान, कलानौर, लाहौर, समाना, सरस्वती, कुहराम, झांसी, दिल्ली, बदायूं, कन्नौज, कड़ा, अवध, बिहार, लखनौती, जाजनगर, मालवा, गुजरात, देवगिरी, तेलंगाना, तेलंग, द्वार समुद्र, मालाबार। ये इलाके जो हैं मोहम्मद तुगलक के राज्य क्षेत्र दिल्ली के अंतर्गत आते थे, ऐसा शिहाबुद्दीन उमरी की पुस्तक जो लिखी गई है मसालिक अल अबसर फी ममालिक अल अमसर के अनुसार बताया गया है। भाषा तथा क्षेत्र। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था 1318 में, ठीक है, कि इस क्षेत्र की इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, काश्मीरी और दक्षिण कर्नाटक जो है वहाँ पर द्वार समुद्री, आंध्र प्रदेश में तेलंगानी, गुजरात में गुजरी, तमिलनाडु में महाबारी, बंगाल में गौड़ी, अवधि में अवधि जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में हिंदवी, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। तो ये भाषाएं अमीर खुसरो ने 1318 में इसका जिक्र किया था, ठीक है। अमीर खुसरो ने बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक ऐसी भाषा संस्कृत है जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है, एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं जानती, ऐसा अमीर खुसरो ने कहा है। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की सूची बनाइए। तो ये सूची आप बना लीजिए, मुझसे तो नहीं बनेगी। अब ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ कि आप क्या समझते हैं शासक ऐसे दावे क्यों करते थे, ताकि उन्हें वहां से टैक्स मिल सके। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे। 700 तक उनकी अपनी भाषा, सांस्कृतिक विशिष्टता स्पष्ट हो चुकी थी। अध्याय 9 में आप इनके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक, मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। कुछ समय के लिए रहते, फिर से उपद्रव होता, फिर से वो क्षेत्र किसी दूसरे के हाथ में चला जाता, ठीक है। उदाहरण के लिए देखें तो अध्याय 3 और 4 की तालिका 1 में तुलना करना, खलजी और मुगल वंश के शासन कितनी अवधि तक चले, तो वहाँ देख लेंगे खलजी इनको। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय ताकतें भी उभरने लगी, लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहता था और उन राज्यों की बहुत सी बातें उस महाद्वीप के अधिकतर भाग में फैले इन क्षेत्रों को विरासत में भी मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी। इस तथ्य का पता हमें उन परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी। इन परंपराओं से में कुछ एक दूसरे से भिन्न भी थी, कुछ एक दूसरे के समान भी थी। इन परंपराओं में कुछ ऐसी परंपराएं जो भिन्न थी, समान भी थी। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति, भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। 700 से लेकर के 1750 के बीच 1000 वर्षों के इन अंतराल में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नई पनपी थी। हालांकि इनके चरित्र की विशेषताएं अपनी विशिष्टताएं बनाई रही थी, साथ ही थी, लेकिन फिर भी अपनी अपनी क्षेत्रीय विशिष्टता इनमें बनी रही। मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का इन पर प्रभाव पड़ा था। पुराने और नए धर्म इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इस दौरान धार्मिक परंपराओं में भी काफ़ी परिवर्तन आए। दैनिक तत्वों के लोगों की आस्था कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे इन आस्थाओं में परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें इस युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में कुछ नई देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिर निर्माण, समाज में पुरोहितों के ब्राह्मण वर्ग का महत्व बढ़ना, बढ़ती सत्ता, संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान और समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे वे नए नए शासकों जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। संरक्षक का मतलब कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे अन्य व्यक्ति को मदद दे, सहारा दे, उसको हम संरक्षक कह सकते हैं।
इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में बजाय ईश्वर की कल्पना एक प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी, जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना भक्त स्वयं पहुंच सकें। इस विषय में साथ ही दूसरी परंपराओं में आपको अध्याय 8 में जानकारी विस्तार से मिल जाएगी। ये वही युग है जिसमें उपमहाद्वीप पे नए नए धर्मों का आगमन हुआ। कुरान मुसलमान जो आक्रांता यहाँ आए थे, उन आक्रांताओं के द्वारा यहाँ आई, और उसमें एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता का स्वीकार किया गया। हालांकि वेदों में भी हम एक ईश्वर की कल्पना शुरू से करते आए हैं, और ये कोई नई बात नहीं थी। एक ईश्वर की कल्पना जैसे कोई बिल्कुल नई बात थी, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कहते हैं कि कुरान में ऐसा लिखा गया है कि एक ईश्वर अल्लाह जो है, एक ही सत्ता है, वो प्रेम करुणा उदारता का ऐसा दिखाया गया है। ठीक है। और जो एक अल्लाह को नहीं मानते हैं उनको काफिर कहते हैं, और उनको फिर कुरान में किसी भी ये किन प्रकार धर्म परिवर्तन करवाने को लेकर के, उन पर दबाव बनाए जाने से लेकर के, या उनकी मृत्यु तक के बारे में, उनको मारने तक भी उसके बारे में जानकारी लिखी गई है। कई शासक इस्लाम और विद्वान धर्म शास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अथवा उलेमा का संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों से कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली के मुसलमानों का विधिवत सम्मत नेता मानते थे। कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे, और इनकी परंपरा चलती रहती थी। ठीक है। इस्लामी न्याय सिद्धांत भारत में विशेषकर हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत हैं कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं, और लगभग इनके 72 फिरके हैं, यानी कि 72 जातियां बनी हुई हैं अलग अलग। ये समझ लीजिए आप। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार करें तो, और यहाँ मजे की बात ये है कि इनके 72 फिरकों में आपस में ऐसी कई जगह देखने को मिली हैं कि इनकी मस्जिदें भी अलग होती हैं, और एक मस्जिद का व्यक्ति दूसरी मस्जिद में जा ही नहीं सकता वहाँ। ठीक है। और जिस तरह की जाति व्यवस्था हिंदू में प्रचलित हुई, इसी तरह की मुसलमानों में भी प्रचलित हुई, क्योंकि ये सारे जो लोग थे वो पहले हिंदू ही थे, और आक्रांताओं के कारण या दबाव बनाने के कारण उन पर बहुत सारे जुल्म हुए, इस कारण उन्होंने ज़्यादातर ने इस्लाम स्वीकार कर लिया। तो वो जाति व्यवस्था जो उनके दिमाग में थी बसी हुई, वही वहीं पर बसी रही थी। ठीक है। कई शासक इस्लाम और उसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों उलेमा संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमान में कुछ शिया थे, पैगंबर साहब जैसे मैंने बताया। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार जब केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते हैं, इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते हैं, यानी कि घंटों दिनों और वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते हैं। उनका नजरिया ये है कि समय सामाजिक आर्थिक संगठन आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। ये दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा, कितना परिवर्तन आया। ये अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों और कालखंडों में बांट देता है, या बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी में अंग्रेज़ जो है उन्होंने हिस्ट्री को, इतिहास को 3 भागों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ये विभाजन जो है विचार आधारित था। शासकों का एक ही धर्म, एक ही मात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है, और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में कोई भी बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा की गई है। ठीक है। मतलब ये विभाजन जो अंग्रेजों को बिल्कुल ठीक नहीं था। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक और सामाजिक कारकों को कोई आधार पर अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास में पढ़ा था उसमें समाजों के कई प्रकारों का समावेश होता था। शिकारी, संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों और गाँवों के निवासी, और प्रारंभिक दौर के राज्य, साम्राज्य। और इस साल जो आप इतिहास में पढ़ेंगे उसे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और सामाजिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रदान, धर्मों में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास, और यूरोप में विभिन्न कंपनियों के आगमन के और विस्तार के बारे में जानकारी मिलेगी। भारत के इतिहास के 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी और 11वीं शताब्दी से काफ़ी भिन्न थीं। इसलिए इस सारे काल को ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती हैं। आधुनिकता की इस भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आज से ये निकलता है कि आधुनिकता के साथ तो ये भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आज से ये निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और इस दौरान कई परिवर्तन हुआ ही नहीं।
लेकिन ऐसा है नहीं। और मध्यकाल में धीरे धीरे परिवर्तन होते गए। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे और इन कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप के व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना प्रारंभ कर दिया था। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों और यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को ध्यान देते चलेंगे। और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप पढ़ रहे हैं उनकी तुलना पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। जहाँ भी संभव हो, आपको लगता हो वहाँ आप तुलना ज़रूर करें, कहाँ बदला हुआ, कैसे बदला हुआ, कहाँ पर नहीं हुआ। और आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर देखें कि ये परिवर्तन है कि यहाँ चीज़ें वैसी ही है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अभी हम प्रश्नों को करेंगे। अतीत में विदेशी शब्द का अर्थ क्या होता था? तो अतीत में विदेशी शब्द का अपना एक विशिष्ट अर्थ होता था। जैसे नीचे उल्लेखित बातें, मतलब नीचे उल्लेखित बातों में सही क्या गलत क्या देखना। तो विदेशी शब्द प्राचीन काल में जो होता था वो थोड़ा अलग अर्थ रखता था। देखिए, सही कौन सा गलत कौन सा। सन 700 के बाद काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं भाई साहब, ये तो गलत बात होगी। नहीं मिलते नहीं, ये तो गलत बात होगी। इस काल के दौरान मराठाओं ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की। तो राजनीतिक महत्व की मराठाओं ने स्थापना की, यहाँ ऐसी बात लिखी गई है। इसके अलावा कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ साथ कभी वनवासी जमीन से उखाड़ बार फेंक दिए जाते थे। ठीक है, इस काल के दौरान मराठा ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की, तो ये बात ठीक लगती है मुझे। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं बताऊंगा आपको, चीज़ें समझते जाएंगे हम धीरे धीरे करके। ठीक है, इस कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ कभी कभी वनवासी अपनी ज़मीन से बाहर उखाड़ फेंक दिए जाते थे, ये बात ठीक है। गयासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर, कश्मीर का शासक था, ये बात गलत हो गई है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अभिलेखागार खालिस्तान में रखे जाते हैं। अभिलेख जो है, अभिलेखागारों में अभिलेख रखे जाते हैं। 14वीं सदी का एक इतिहासकार था। ये 14वीं सदी का इतिहासकार कौन था? मिनाज सिराज करके नाम बताया था ना शुरू में उसने। एक सेकंड में 14वीं सदी का इतिहासकार कौन था उसकी बात कर देता हूँ। 1318 है, तो 14वीं सदी का अमीर खुसरो है। मुझे तो ये 1318 तो यही दिख रहा है। 1318 में तो यही है। और तो यहाँ एक शब्द गयासुद्दीन बरनी मुझे मिला था। एक सेकंड रुकिए, मैं बता देता हूँ। देखिए, लिखावट की विभिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्तलिक लिपि जो बाईं ओर में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप में लिखे जाते हैं। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। शिकस्त लिपि दाईं ओर अधिक सघन और संक्षिप्त और कठिन है। शिकस्त लिपि फारसी की और एक नस्तलिक लिपि। तो शिकस्त लिपि और नस्तलिक लिपि जो डिफरेंस, जैसा कि मैंने बताया कि एक संस्कृत की तरह इस तरह लिखी जाती थी, एक अरबी की तरह लिखी जाती थी, तो ये है। और जो इतिहासकार आप 14वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, 13वीं शताब्दी का तो वो मिनाज सिराज है। 14वीं शताब्दी का 1318 की बात मैं करूँ, अमीर खुसरो हो सकता है। बाकी मुझे इसकी जानकारी अभी है नहीं। और तो बहुत सारी फसलें जो हैं इस काल के दौरान नई फसलें आई। आलू, मक्का और मिर्ची और चाय, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। इस काल में प्रौद्योगिकी में परिवर्तन आया। कृषि में रेहट और कताई में चरखे का इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर समय के साथ बहुत सारी चीज़ें हुई। जातियों के मामले पंचायत से नियंत्रित होते थे। अब हम बात करते हैं नए राजा और उनके राज्यों की। तो 7वीं शताब्दी के बाद राजवंशों का उदय हुआ। 7वीं शताब्दी के बाद में राजवंशों का उदय हुआ। और मानचित्र एक में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं शताब्दी की 12वीं शताब्दी के बीच शासकों के प्रमुख राजवंशों को दिखाया गया है। तो 7वीं से 12वीं के बीच के राजपूत शासकों के बारे में जानकारी मिलेगी, मुझे लगता है ऐसा। जैसे दक्षिण में राष्ट्रकूट, जो नर्मदा नदी से लेकर के उधर जो तुंगभद्रा नदी के बीच के क्षेत्र में फैले हुए थे। ठीक है, इसमें आज का महाराष्ट्र, गुजरात के जस्ट नीचे से महाराष्ट्र हैं, कर्नाटक हैं, और महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा इधर साथ में शामिल हो गया। और कुछ इलाके जो इसमें मध्य प्रदेश के भी थे। मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा राष्ट्रकूट
के अधीन होता था। इसको कहते हैं मालखेद, इसमें राजधानी थी शायद, ऐसा जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ। और बहुत सारे इलाके हैं जो इसमें। अब देखिए यहाँ पर उत्तर भारत के कुछ इलाके बताऊँ मैं। तो उत्तर भारत में गुजरात और उधर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और उड़ीसा, झारखंड, उड़ीसा तक ये इलाका जो है एक तरीके से त्रिभुजाकार ये इलाका, गुजरात से लेकर ऊपर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तक कह सकते हैं। इधर गुजरात, ऊपर हिमाचल प्रदेश और इधर उड़ीसा तक, ये जो त्रिकोण बनता है, ये इलाका जिसके अधीन था वो थे अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग शासक थे। जैसे ऊपर चाहमानों के लिए इंद्रप्रस्थ एक राजधानी क्षेत्र था, और इधर कन्नौज जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कन्नौज, फिर इधर प्रयाग नीचे की तरफ, फिर बनारस, यहाँ आसपास जो चंदेल थे उनका, और गुर्जर प्रत्यार और परमारों का क्षेत्र होता था। यानी इन क्षेत्रों में बहने वाली नदियाँ देखूँ तो गंगा, यमुना, चंबल और बहुत सारी नदियाँ इन क्षेत्रों में थी। ऊपर व्यास नदी से लेकर के नीचे जो है नर्मदा नदी तक का क्षेत्र, और इधर जो है पश्चिम बंगाल का इलाका। तो पश्चिम बंगाल जिसमें वर्तमान बांग्लादेश आ जाता है, उस वर्तमान बांग्लादेश का ये इलाका पहाड़पुर क्षेत्र के आसपास था, और यहाँ पाल नाम के शासक थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर गुर्जर प्रत्यार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल, चाहमान, इनके शब्दों का इस्तेमाल यहाँ मिलता है। क्या आप उनके राज्यों की पहचान कर पा रहे हैं? तो ये हमसे पूछ रहे हैं। अब नए राजवंशों का उदय देखते हैं। 7वीं सदी के आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों के बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। मातहत या सामंत, उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा के लिए उपहार लाएं, उनकी मतलब दरबार में हाजिरी लगाएं और सैन्य सहायता प्रदान करें। उन्हें अधिक संपत्ति और सत्ता हासिल करने के बाद सामंत महासामंत या महामंडलेश्वर की उपाधि धारण कर लेते थे, यानी पूरे मंडल का स्वामी। और कभी कभी ये स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र भी हो जाते थे। इस तरह का उदाहरण देखो तो दक्कन में पहले राष्ट्रकूट जो थे वो गुजरात के, कर्नाटक के चालुक्यों के अधीन थे। दक्कन के जो राष्ट्रकूट थे वो कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, और उसने हिरण्य गर्भ यानी सोने का गर्भ नामक अनुष्ठान किया, और इस अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से किया उसने। और इसमें होता यह था कि जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी कोई व्यक्ति क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेता था। इस तरह का ये यज्ञ उसने करवाया। और ये कहाँ देखने को मिलता है? कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन जो राष्ट्रकूट थे, तो राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने चालुक्यों से जो अधीनता थी उस अधीनता से उन्होंने इनकार कर दिया। इसी तरह के कुछ अन्य उदाहरण अगर आपको बताएं तो उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने भी अपनी राजशाही कायम रखने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम्ब, मयूर शर्मण और गुर्जर प्रत्यार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, पहले उद्यमी थे, ठीक है, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़ करके शस्त्र को अपना लिया और कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। ठीक है, कदम्ब, मयूर शर्मण और गुर्जर प्रत्यार हरिश्चंद्र। तो मयूर शर्मण, जो कदम्ब मयूर शर्मण है, उन्होंने कर्नाटक में, और गुर्जर प्रत्यारों ने, ये जो गुर्जर प्रत्यार थे ये ब्राह्मण थे, इन्होंने अपना राज्य राजस्थान में स्थापित किया। राज्यों में प्रशासन देखें तो इन राजाओं में से कईयों ने महाराजा धीराज यानी राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, तीनों भुवनों के स्वामी, इस तरह की भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे सामंतों के साथ, किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के साथ सत्ता की साझेदारी करते थे। क्या आप अपने विचार में उस दौर के एक शासक बनने के लिए क्षत्रिय के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण था? क्या आपका मानना बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं था? क्षत्रिय जो हैं ये उस समय भी, क्षत्रियों की परिभाषा का मतलब जो लड़े,
और आज के समय भी क्षत्रिय की परिभाषा मतलब जो लड़े, जैसे आज की जो सेना है, आर्मी है, वो एक तरह से क्षत्रिय तक का काम कर रही है। तो यहाँ पर जो नए राजवंशों का उदय है उनमें देखिए, जैसा कि मैंने बताया, दक्षिण में राष्ट्रकूट जो थे कर्नाटक के चालुक्यों के अधीन थे, लेकिन फिर एक दंती दुर्ग नाम के जो राष्ट्रकूट शासक हुए, उन्होंने फिर कहा कि हम चालुक्यों के अधीन नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी ताकतवर हो चुके थे। राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने फिर चालुक्य स्वामियों की जो अधीनता थी उनसे इनकार कर दिया और एक जैसा कि अनुष्ठान करवाया, मैंने जिक्र से इसका किया फिर से, ठीक है। इसी तरह के कुछ अन्य उदाहरण देखें तो उद्यमी परिवारों के पुरुष भी थे, जैसे गुर्जर प्रतिहार ब्राह्मण थे, लेकिन बाद में वो क्षत्रिय वर्ण को स्वीकार कर लेते हैं। तो इससे एक बात स्पष्ट होती है कि वर्ण परिवर्तन भी किया जा सकता था। वर्ण कोई जन्म से स्थायी मतलब जैसी चीज नहीं होती थी। जाति जो है जन्म से स्थायी होती है, लेकिन वर्ण स्थायी नहीं है। कैसे कह सकता हूँ कि वर्ण स्थायी नहीं है? देखिए उदाहरण मेरे सामने पड़े हैं। आप देखिए, गुर्जर प्रतिहार शुरू में ब्राह्मण थे, बाद में क्षत्रिय बन गए। ब्राह्मण तो जो इन चारों वर्णों में सबसे ऊंचे थे, तो ये डिग्रेडिंग मोड पे आ गए। एक नंबर पे ब्राह्मण। फिर वर्ण, जो वर्ण की बात कर रहा हूँ, टीचिंग जो होती है, एजुकेशन जो होती है, सबसे ऊपरी होनी चाहिए, ठीक है। और एजुकेशन में ब्राह्मण लोग आगे थे, इसलिए वो ऊपर थे। ऐसा नहीं है, समय के साथ कुछ चीज़ें कुरीतियों में भी आई, मतलब बाद में, लेकिन खैर ये चीज़ें लगे। राज्यों में प्रशासन, इन नए राज्यों में से कईयों ने महाराजा धीराज यानी बहुत सारी उपाधियां धारण की, महाराजा धीराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती, इस तरह की उपाधि धारण की। इनका जिक्र भी मैंने अभी किया, ठीक। अब देखिए, इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे और इनको अक्सर